प्रदर्शन नहीं था। यह था बिल्कुल सुनियोजित ठंडे दिमाग वाला और तेज तर्रार अक्ल का खेल। सबसे पहले बात करते हैं कि इस पूरे ऑपरेशन के पीछे किस तरह की गहरी रणनीति थी और किस तरह भारत ने नेवी, साइबर स्पेस और स्पेशल ऑर्ब्स को एक साथ जोड़कर एक ऐसा तिकोणीय गठबंधन बनाया जिसकी मिसाल शायद ही इतिहास में मिले। इस कहानी में एक नाम बार बार उभर कर आता है, हमारी अंतरिक्ष एजेंसी और हमारे साइबर विशेषज्ञ। इसरो ने सिर्फ रॉकेट नहीं छोड़े। इसरो की आंखें और उसकी सूचनाएं इस बार समुद्र की सतह से कहीं ऊपर उठकर चली आई। सबसे कठिन हिस्सा था टारगेट की सटीक पहचान और उसकी मूवमेंट को वास्तविक समय में पकड़कर भारतीय नेवी इकाइयों तक पहुंचाना। इसके लिए इसरो ने उच्च संकल्प वाला उपग्रह नेटवर्क और टैक्टिकल डाटा लिंक का इस्तेमाल किया, जिससे भारतीय नेवी को हर उस जहाज की लोकेशन मिली जो भूमध्य सागर में असामान्य गतिविधि कर रहा था। पर ध्यान दीजिए, यह सब सार्वजनिक घोषणा नहीं थी। यह एकदम सीक्रेट चैनल था, जहां स्पेस इंटेल और नेवी कमांडर के बीच निकटतम तालमेल बना। दूसरी तरफ साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टीमों ने रातों रात ऐसे कदम उठाए जिनके बारे में आज दुनिया चौंक कर पूछ रही है। पर यहां हम केवल इतना कहेंगे कि भारतीय साइबर फोर्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट्स ने मिलकर तुर्की के नेटवर्कों पर ऐसी छाया कर दी कि वे खुद अपने जहाजों के नक्शे नहीं पढ़ पा रहे थे। नेविगेशन, रडार और कम्युनिकेशन तीनों पर अचानक व्यवधान आया और एक अंधेरा जैसे उनके ऊपर हल्के बरसते ही फैल गया। मगर यह सब जादू टोना नहीं था, यह सुनियोजित दबाव था। सूचना के बहाव को नियंत्रित करके हमने दुश्मन की निर्णय क्षमता को नष्ट कर दिया। और जब निर्णय क्षमता खत्म हो जाए तो शक्ति का उपयोग आसान हो जाता है। पर यह भी जरूरी था कि कोई भी कदम खुलकर ना दिखे। इसलिए भारतीय नेवी ने ड्रोन और सतह पोतों का प्रयोग करते हुए झूठी सूचनाओं के झूठे निशान छोड़े, डिसइंफो स्कीम चलाई और तुर्की को भ्रम में रखकर उसके वास्तविक कमांड को डिसोरिएंट किया गया। उसी भ्रम का फायदा उठाकर स्पेशल ऑफ टीमों ने रात के अंधेरे में ऐसे अंडरसी एक्टिविटी संचालित की कि तुर्की के प्रमुख सेंसर और कमांड नोड्स अस्थायी रूप से निष्क्रिय हो गए। यह कोई भारी विस्फोटक हमला नहीं था, बल्कि सेंसरों और कमांड लिंक पर प्रेसिजन इंटरफेरेंस था जिसने युद्धपोतों को लगभग अचेत कर दिया। इस पूरे क्रम में भारतीय नेतृत्व ने एक बात साफ रखी, अभी उद्देश्य शांति और श्रेष्ठता का प्रदर्शन था, बड़े पैमाने पर विनाश नहीं। इसलिए बंदी बनाना, हथियारों के साथ सख्ती और मानव जीवन की रक्षा को प्राथमिकता दी गई। जब तुर्की के जहाजों के रडार और कम्युनिकेशन फॉल्टर्स ने काम करना बंद किया, तो भारतीय नेवी ने जल्दी से पोजीशनिंग करने वाले एसेट्स को भेजा। ये छोटे तेज ड्रोन, सतह नियंत्रित नावें और स्पेशल ऑप्स के पानी के अंदर काम करने वाले डिवाइसेस थे, जिनका मकसद था जहाजों पर नियंत्रण स्थापित करना बिना बड़े गोली बिजली के। और सबसे अहम, जब यह सब कुछ हो रहा था, तब भारत की पब्लिक डिप्लोमेसी ने काम किया। दुनिया के बड़े देशों को शांत करने और तर्क के साथ मामले को पेश करने के लिए एक सख्त डोसेट तैयार किया गया, जिसमें साफ सबूत थे कि तुर्की कहां गलत कर रहा था। न केवल नौसैनिक गतिविधियों की तस्वीरें, बल्कि समुद्र के भीतर की ड्रिलिंग और ऊर्जा संसाधनों पर अवैध दावे के सबूत भी। इस सबूतों का हवाला देते हुए भारत ने यूएन और अन्य वैश्विक मंचों पर तुर्की की वास्तविक मंशा उजागर कर दी। इस तरह बात केवल हथियार और युद्ध तक सीमित नहीं रही। इसे एक संपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा प्रतिक्रिया कहा जाए तो गलत नहीं होगा, जहां स्पेस इंटेल, साइबर कमांड, नेवी ऑपरेशन और कूटनीति सब एक साथ काम में लाए गए। अब आइए बात करें तुर्की के भीतर हुई उथल-पुथल की। जब उनके ड्रोन सिस्टम अचानक चुप हुए, उनके एक-एक जहाज के कम्युनिकेशन टूटे और गैस सप्लाई कट गई, तो वहां के कमांडर और राजनैतिक नेतृत्व दोनों में हड़कंप मच गया। पहले तो नारा था कि हम वापस नहीं हटेंगे, हम रोशन ही करेंगे। लेकिन जैसे ही अनुक्रमिक तरीके से उनके संसाधन क्षीण हुए, उनकी टोयड नीति और सार्वजनिक बातों का भरोसा भी टूटने लगा। नेवी बेस पर सेना के कामकाज ठहर गए, रसद और ईंधन के स्टोर पर सवाल उठ गए और सबसे बड़ी बात, अंदरूनी मीडिया और जनता के बीच सवाल खड़े होने लगे कि आखिर किन कारणों से यह अचानक कमी आई। अगली सुबह तुर्की के सैन्य कमांड ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में मदद मांगना शुरू किया और साथ ही एक कूटनीतिक मोर्चा खोला गया ताकि वे अपनी कार्यवाही को कानूनी बनाएं। पर भारत ने सामने सबूत रख दिए।
सैटेलाइट इमेज, ट्रैकिंग डाटा और इंटरनेट फोर्स किए हुए लॉग्स, जिनसे साफ दिख रहा था कि तुर्की का अभियान केवल गश्त नहीं, बल्कि क्षेत्रीय प्रभुत्व की एक योजना थी, जिसमें दूसरे सहयोगी देशों का हाथ भी था। और यही बात कई देशों को सोचने पर मजबूर कर गई कि क्या तुर्की का यह कदम अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में था। दूसरी ओर कुछ देश, जो पारंपरिक रूप से तुर्की के साथ नजदीकी रख चुके थे, वे भी सार्वजनिक रूप से कट्टर समर्थन ना कर सके, क्योंकि भारत ने मामला इतना व्यवस्थित तरीके से और सबूतों के साथ रखा कि चीनी समर्थन तक कम बहस पैदा कर पाया। पर सवाल उठता है कि क्या भारत का यह कदम सिर्फ एम्पायर बिल्डिंग था, या इसका उद्देश्य वाकई में व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा और समुद्री संसाधनों की रक्षा था। इस पर भारत ने स्पष्ट कहा, मकसद वैश्विक समुद्री व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट की सुरक्षा है। कोई भी देश इन मार्गों को हथियारबंद या आर्थिक दबाव के जरिए नियंत्रित नहीं कर सकता, और यही तार्किक तर्क और मजबूत साक्ष्य थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बहस में भारत का पक्ष मजबूत किया। इस बीच भूमध्य सागर के आसपास के छोटे देशों में चिंता बढ़ गई। वे देखते भी तरह के सपोर्ट नेटवर्क को काटा जा सके। वहीं अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी चालें चली गई। भारत ने अपने व्यापारिक और वित्तीय चैनलों के जरिए कुछ ठोस प्रतिबंधों की प्रक्रिया तेज कर दी, जिनसे तुर्की की आवश्यक वस्तुओं और ऊर्जा आपूर्ति पर दबाव बढ़ा। स्थानीय बाजारों में अनिश्चितता फैलने लगी और निवेशक दबाव बनाने लगे कि सरकार जल्दी से कुर्सी बचाने की रणनीति अपनाए। दूसरी तरफ घरेलू मोर्चे पर तुर्की की स्थिति और भी जटिल हो गई। जनता में गुस्सा बढ़ा, विपक्ष ने सरकार पर आरोपों की बौछार कर दी और सेना नीति के बीच तालमेल बिगड़ने लगा। इन सबके बीच तुर्की की नौसेना के कमांडरों ने भी सरकार पर दबाव डाला कि किसी भी तरह के भारी सैन्य मुठभेड़ से बचा जाए, क्योंकि लंबी लड़ाई अर्थव्यवस्था और जनजीवन दोनों को बुरी तरह प्रभावित कर सकती थी। इसी रस्साकशी के बीच भारत ने 12 घंटे का अल्टीमेटम पूरा होने के बाद भी क्रूरता नहीं दिखाई, बल्कि उसने कूटनीतिक दरवाजे खोलकर रखा और कहा कि शांति और कानून के दायरे में रहकर ही समाधान संभव है। यह एक चालाक राजनीतिक संदेश भारत ने दिखा दिया कि वह निर्णायक है, पर विवेकपूर्ण भी है। तुर्की के नेतृत्व ने अंततः यह समझना शुरू किया कि विस्तारित संघर्ष से उसे और नुकसान होना सुनिश्चित है। वैश्विक दबाव और घरेलू आक्रोश के बीच उसने आधिकारिक तौर पर कुछ शर्तों पर बातचीत की पेशकश की। पूर्व की गतिविधियां रोकना, अंतर्राष्ट्रीय निगरानी स्वीकार करना और उन बेसों को सीमित करना जिनसे वह क्षेत्रीय प्रभुत्व जमाने की कोशिश कर रहा था। भारत ने शर्तें रखीं। पहला, तुर्की को तुरंत अपने कब्जे वाले युद्धपोतों पर भारतीय नियंत्रण मान लेना होगा। दूसरा, वह अपने नेवल और एनर्जी प्रोजेक्ट्स की पारदर्शी रिपोर्टिंग अंतर्राष्ट्रीय निगरानी के तहत करेगा। तीसरा, साइबर और स्पेस इंटेल के साथ छेड़छाड़ पर कड़ा नियंत्रण और मुआवजा। यह आसान शोरूम डील नहीं थी। यह शर्तें थीं जो तुर्की की कई योजनाओं को सीधे तौर पर खत्म कर देती। पर क्योंकि तुर्की के पास और कोई बेहतर विकल्प नहीं था और उसके आर्थिक व राजनीतिक सहयोगियों ने भी उसे खुलकर बचाने से मना कर दिया, उसने शर्तें मान ली। सौदा जब सार्वजनिक हुआ तो दुनिया भर में अलग अलग प्रतिक्रियाएं आईं। किसी ने इसे भारत की कूटनीति की जीत कहा, किसी ने कहा कि यह सिर्फ अल्पकालिक सफलता है। पर सबसे ज्यादा असर यह हुआ कि समुद्री नियमों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के भविष्य पर अब बड़े स्तर पर गंभीर चर्चा शुरू हो गई। भारत ने इन सफलताओं को केवल सैन्य जीत तक सीमित नहीं रखा। उसने एक नियामक फ्रेमवर्क का प्रस्ताव रखा कि किस तरह से किसी भी देश को समुद्री संसाधनों पर अतिक्रमण करने से रोका जाए और कैसे अंतर्राष्ट्रीय निगरानी से इन सब की पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। यह प्रस्ताविक नीति न सिर्फ तुर्की पर, बल्कि वे सभी देशों पर प्रभाव डाल सकता था जो समुद्र में सामरिक और आर्थिक दबदबे के लिए खेल खेलते हैं। वहीं भारतीय जनता में गर्व की एक लहर उठी। टेलीविजन चैनलों पर शोरगुल और सोशल मीडिया पर जय हिंद की गूंज पर भारत ने लगातार शांति का संदेश दिया और कहा कि उसने जो कदम उठाए वे केवल सामरिक और सुरक्षा हित में थे। इस बीच जिन तुर्की के सैनिकों को भारत ने कब्जा किया था, उनके साथ भी भारत ने ह्यूमन दर्शाकर व्यवहार किया। उनकी देखभाल और चोटिलों का इलाज आदि के जरिए भारत ने दिखाया कि वह केवल सतह पर विजय नहीं चाहता, बल्कि मानवता का सम्मान भी करता है।
यह नैतिक ऊंचाई भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के पक्ष को मजबूती से पेश करती रही। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। तुर्की के अंदर जो राजनीतिक बदलाव आ रहे थे, उससे एक नई चुनौती जन्म ले रही थी। कुछ कट्टर राष्ट्रवादी गैंगों ने तुर्की सरकार पर दबाव बढ़ाया कि वह भारत के साथ हुई डील को स्वीकार न करें और किसी तरह गुप्त रूप से बदला लें। इस बात के इर्द गिर्द साजिशें रची जाने लगीं। पर भारत की सावधानी और विश्व समुदाय की सतर्कता ने इन साजिशों को भी असफल कर दिया। कुल मिलाकर यह पूरा प्रकरण इस बात का सबूत बन गया कि आज के समय में एक राष्ट्र की सामरिक ताकत केवल उसकी गोला बारूद नहीं, बल्कि उसका इंटेलिजेंस, स्पेस कैपेसिटी, साइबर हथियार और वैश्विक कूटनीति, इन सब का समन्वय होता है। और भारत ने यह सब कुछ बेहद कुशलता के साथ लागू किया। अब जब तुर्की ने अंतर्राष्ट्रीय निगरानी स्वीकार कर ली, भारत ने भी शांति और स्थिरता का संदेश देते हुए कहा कि अब वह क्षेत्रीय सुरक्षा और व्यापारिक मार्गों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के साथ आगे बढ़ेगा। और साथ ही आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश भी है। कपड़े खोलकर नाचने वाली लड़कियों को तो आप लोग बहुत लाइक सब्सक्राइब करते हैं। हम भारत की शान आन बान बता रहे हैं, तब आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते।